चलिए शुरू किया जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम नया चैप्टर है बउआ। कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्सक्रीशन। तो चैप्टर को समझने के लिए हम लोग को दो चीज पहले समझना होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। ये तो समझ में आ ही रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ही बाहर निकालना है इस एक्सक्रीशन। तो पहले ये समझें कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये ऐसे क्यों? हाँ, व्हाट इज दिस? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये कौन कौन है? ये प्राइमरी बेसिस पे, या इनको क्लासिफाई करने के पहले ये जान लें कि ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, नेचर क्या होता है, तब जाके फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इनका नेचर होता है दे प्रोड्यूस ऑस्मोटिक disturbance in the body। बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को ये डिस्टर्ब कर देता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जिस तरफ, जहां पे, जिस एरिया में जितना फ्लूइड होना चाहिए दूसरे एरिया में कंपेरेबल होना चाहिए, तो किसी तरफ ज्यादा कर देगा, किसी तरफ कम कर देगा। यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लूइड रिटेंशन होना चाहिए, हो सकता है फ्लूइड रिटर्न ना हो, और जिस एरिया में फ्लूइड रिटेंशन नहीं होना चाहिए वहां पे फ्लूइड रिटर्न करवा दो। जैसे हमारे बॉडी में वाटर का सोर्स कौन है? इट इज द ब्लड, है ना। हमारे बॉडी में अगर पानी कहीं है वो है ब्लड में। तो जितने सेल्स हैं उनको जब पानी की आवश्यकता होती है, ब्लड इज द वन दैट सप्लाइज वाटर टू देम, है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं ऑस्मोटिक डिस्टर्बेंस आ गया तो ब्लड में वाटर कंटेंट कम हो जाए और सेल्स में वाटर कंटेंट बढ़ जाए, या उल्टा हो जाए, सेल्स में वाटर कंटेंट घट जाए, ब्लड में वाटर कंटेंट बढ़ जाए। तो इस तरह का इनस्टेबिलिटी जो प्रोड्यूस करे वो है ऐसे मटेरियल्स जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है, उसको नष्ट कर सकता है। दैट इज व्हाई दे शुड बी एलिमिनेटेड, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम एक्सक्रीटरी मैटर। ठीक है। अब ये मैटर ऐसा है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, नुकसान ही पहुंचाएगा। तो जो चीज हमारे लिए काम का नहीं है, नुकसान पहुंचाएगा, उसे हम दूसरे तरीके से क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। बेकार का चीज, कचरा कहते हैं ना, वेस्ट। So that is why excretory product are anotherly called as excretory waste। आई बात समझ में? Why we call them excretory waste? This is the reason। उनका एकमात्र प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्यों हम उन्हें बॉडी से बाहर फेंकना चाहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। वन लाइन आंसर। ठीक है। नाउ व्हाट आर दोज? आगे बात आएगी। तो हम लोग कहते हैं दे प्रोड्यूस ऑस्मोटिक डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। ठीक है। नाउ दे आर, देखिए, जो प्राइमरी ऐसा मटेरियल है जो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं।
they are primarily nitrogenous wastes. ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट में आएंगे कौन कौन साहब, ये आएंगे अमोनिया प्राइमरीली, सेकेंड पोजीशन पे यूरिया और थर्ड पोजीशन में यूरिक एसिड। मोस्ट टॉक्सिक लेस टॉक्सिक लीस्ट टॉक्सिक रादर नॉन टॉक्सिक। अब ये क्या बात है, यहां तक लिखिए, लिखते रहिए और समझते रहिए, है ना। यहां समझने वाली बात है, लिखते रहिए सुनते भी रहिए। यहां समझने वाली बात है, अभी सर ने कहा कि भाई क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक डिसबैलेंस प्रोड्यूस करने वाले को हम वेस्ट, टॉक्सिक मटेरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं, है कि नहीं। तो ये जो तीन नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे सामने आ रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड को आप बोल रहे हैं लिस्ट टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक आप कर रहे हैं, तो फिर काहे के लिए वेस्ट है, क्वेश्चन अराइज होता है ना। जब ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, किसी तरह का जहरीला प्रभाव दे ही नहीं रहा है, देन व्हाई वी आर इंटेंडिंग टू पुट देम आउट, हम उसे क्यों बाहर फेंकना चाहते हैं। यहाँ रीजन क्या है, ये है तो भाई साहब वाटर इनसॉल्युबल, पानी में घुलता नहीं है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आपको पढ़ाए हैं या कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा तो पॉज करते हैं, आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डिस्कशन जरूरी है इसलिए क्योंकि हम लोग अगर हायर ऑर्डर की चीजों को नहीं समझेंगे तो इससे रिलेवेंट जो जो अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं उस तक हमारा अप्रोच नहीं बनेगा। अब देखिए यहां बोला जा रहा है अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, रीजन क्या है, ये सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल और इसलिए सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर डिसबैलेंस क्रिएट करने का कारण बन सकता है। अगर आप लोग याद रखे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका तीन प्रॉपर्टी बताए थे, एक था डिफ्यूजन, दूसरा बताए थे ट्रांसपोर्ट और तीसरा बताए थे ऑस्मोसिस। इन तीन एक्टिविटीज को ये सपोर्ट करता है, बताए ना, याद आ रहा है कि नहीं, शुरू से तो पढ़े हैं आप लोग, रिवीजन के बिना यही हाल होगा, लगेगा जैसे अरे नया कुछ देख रहे हैं, वेरी बैड। तो वहां पन्ना पलट के देखिएगा, अगर वो अभी भी है चिनिया बादाम के पास वाले के पास नहीं गया होगा तो उसमें आप पलट कर देखिएगा ऑस्मोसिस क्या है। इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बताया हुआ है। तो हायर पोटेंशियल वाटर का कब बनेगा, जब वाटर का प्यूरिटी बढ़ जाएगा, और प्यूरिटी घटेगा कब, जब वाटर में सॉल्युबल मटेरियल आ जाएगा। इसलिए देखिए होंगे, याद आ रहा होगा, उसमें एक एग्जांपल दिए थे कि एक कंटेनर में, है ना, हम कंपार्टमेंट बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, उस तरह का दो बनाए, एक में क्या कि दोनों में बराबर पानी डाल दिए, दोनों कंटेनर में, और दोनों का कंपार्टमेंट सेम है, ठीक है। अब एक में क्या कि सोडियम क्लोराइड डाले, तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरफ सोडियम क्लोराइड डाले हैं पानी का फ्लो उधर ही हो गया, और दूसरे में, दूसरे वाले कंटेनर में एक साइड में हम सैंड डाले, देखिए पानी के फ्लो में कोई असर नहीं पड़ा, जैसा था वैसे ही रह गया। उसके पीछे रीजन क्या था, यही समझाए थे कि देखिए सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इनसॉल्युबल इन वाटर होने के वजह से वाटर के प्यूरिटी पे सैंड कोई असर नहीं डालता, लेकिन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वाटर की प्यूरिटी पे ये असर डालता है, वाटर को इम्प्योर कर रहा है, भले वो यूजफुल हो। दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर प्यूरिटी ऑफ वाटर। प्यूरिटी ऑफ वाटर इज ओनली dependent upon what kind of molecules are present in this area, whether only water molecules are there or more than water,
If more than water molecules are there, then they are actually posing a kind of mixture. तो जैसे ही मिक्सचर बनेगा प्योरिटी घट जाएगी। तो प्योर सॉल्वेंट और मिक्सचर के बीच में ये डिफरेंस है। सॉल्वेंट पे क्या रहेगा, कोई भी सॉल्यूट नहीं रहेगा, और मिक्सचर बनाने के लिए सॉल्वेंट पे सॉल्यूट डाला जाता है, राइट। ये तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो नेचुरली क्या हुआ, इसका प्योरिटी घट गया। तो प्योरिटी घट गया, जिस तरफ प्योरिटी अधिक है उधर से लो प्योरिटी की ओर वाटर मूव करेगा ना। नाउ अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू द अमोनिया। अमोनिया वाटर सॉल्युबल, अगर ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, आप खुद सोच सकते हैं क्या होगा, वाटर की प्योरिटी घट जाएगा। तो जहां पे यानी सेल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है ना, सेल के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होगा, लीवर सेल्स अमोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर वो अमोनिया वहां से बाहर नहीं निकल पाया और सेल के अंदर रह गया, तो मोर एंड मोर लो पोटेंशियल ऑफ वाटर सेल के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि अमोनिया जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे डिसॉल्व होगा ना। तो अगर डिसॉल्व होगा तो वहां का प्योरिटी क्या होगा, कम होगा। अब सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ तो सेल के अंदर का प्योरिटी कम हो गया, सोच लीजिए, होगा ना। तो अगर सेल के अंदर प्योरिटी कम हो गया तो ब्लड में से वाटर किस तरफ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, जाएगा। तो सेल फैलेगा, वाटर अंदर जा रहा है तो सेल फैलेगा कि नहीं फैलेगा, लॉजिकल है, फैलेगा। पर सेल के आसपास सेल वॉल तो है नहीं, ये एनिमल सेल्स है, इसका तो सेल वॉल है नहीं, तो सेल बर्स्ट होगा, सेल डैमेज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ अमोनिया इज टॉक्सिक टू द एनिमल बॉडी। हियर वी आर कंसर्न्ड विद द ह्यूमन, सो ह्यूमन बॉडी के लिए अमोनिया टॉक्सिक है, तो अमोनिया मस्ट बी एलिमिनेटेड। नाउ यूरिया लेस टॉक्सिक, बट टॉक्सिक तो है, इसका सॉल्युबिलिटी अमोनिया से कम, तो ये क्या होगा, कम टॉक्सिक हो गया। यूरिया है टॉक्सिक पर अमोनिया के मात्रा में कम, अमोनिया की तुलना में कम, क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल है पर उस लेवल का नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरियोटेलिक है, बिकॉज अमोनिया से कम टॉक्सिक मटेरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि उसको लंबे समय तक अगर बॉडी में रख भी लिए तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होगा। उस समय तक अगर हम लोग अमोनिया रखे होते तो ज्यादा नुकसान पहुंचता, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया ना, अमोनिया ना रख के यूरिया रख रहे हैं, और धीरे धीरे यूरिया को ब्लड में से यूरिन में ट्रांसफर करके बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, जो यूरिन के सहारे जा रहा है। ये है यूरिया का कॉन्सेप्ट, और इसीलिए यूरिया क्या हो गया, लेस टॉक्सिक। नाउ कम टू द यूरिक एसिड, इट इज लेस टॉक्सिक रादर नॉन टॉक्सिक। रीजन क्या है, इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, या बहुत 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 कम सॉल्युबल, बहुत कम। इससे क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है जहां गया वहां जाकर डिपॉजिट हो जाना, जमा हो जाता, राइट। और आप लोग फ्रॉग पढ़े हैं, फ्रॉग का वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ाया हुआ है, ये लोग तो पढ़े हैं ना। हाँ, तो फ्रॉग का एक्सीटेड मैटर क्या है, यूरिया है, ठीक। बर्ड्स के बारे में बताएं, रेप्टाइल्स के बारे में बताएं, जब क्लासिफिकेशन चल रहा था उसका एक्सीटेड प्रोडक्ट क्या है, इंसेक्ट का एक्सीटेड प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। बर्ड्स, क्योंकि बर्ड जो बीट करती है उसमें देखिएगा एक व्हाइट मैटर रहता है और एक ब्लैक मैटर रहता है। ब्लैक है ऑर्गेनिक मैटर और व्हाइट क्या है, यूरिक एसिड। अब दोनों एक साथ क्यों आते हैं, यूरिन और एक्सिड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मैटर, क्योंकि उसका सिंगल ओपनिंग है क्लोआका, इसीलिए क्लोआकल चैम्बर में ही यूरिक एसिड और क्लोआकल चैम्बर में ही उसका अनडाइजेस्टेड फूड मैटर दोनों आके जमा होता है, एक साथ बाहर निकलता है। कौन नहीं देखा है छिपकली का बीट, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में छिपकली नहीं हो, घुसी जाती है। तो छिपकली जब बीट करती है उसमें भी देखिएगा एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल मैटर, एकदम स्फेरिकल गोल सा छोटा सा अंडा जैसा, और एक लंबा सा ब्लैक मैटर निकला हुआ रहता है। तो ब्लैक कलर का मैटर उसका अनडाइजेस्टेड फूड मैटर है, और व्हाइट कलर का जो क्रिस्टल है दैट इज यूरिक एसिड।
तो उसके पास भी क्लोआका है, सेम प्रोसेस, वो भी यूरिक एसिड और अनडाइजेस्टेड फूड मैटर एक साथ प्रोपेल आउट करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता है बट बहुत कम क्वांटिटी में, पर हमारे लिए वो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है जब ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। रीजन क्या है, जब ज्यादा बनेगा तो वाटर में तो सॉल्युबल है नहीं और हमारे पास क्लोआका जैसा कोई चीज है नहीं, तो नेचुरली क्या होता है, वो जाके हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगता है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस किए तो जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है, क्योंकि यहीं पे उसको ठहरने का जगह मिलता है। जैसे घर में जब पानी डाल के उसको धोया जाता है, कमरे धोए जाते हैं, तो देखते हैं जब एक बार पानी डाल दिए कमरे में तो वहीं पे आके पानी के साथ मैल रुकता है जहां पे स्लोप कम है, कोई ठोकर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वहीं पे जाके पानी रुकेगा, कूड़ा रुकेगा। फिर वहां से हम लोग स्वीप करके उसको धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं, तो पानी के साथ कूड़ा जो है वो निकल जाता है, होता है ना। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन या स्टैंडिंग पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे जॉइंट्स हैं। तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाता है क्योंकि सॉल्युबल कम है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं और जॉइंट में धीरे धीरे एक अनवांटेड मटेरियल आके जमा हो रहा है, तो पेन तो होगा ही। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिफेंस सिस्टम के मैक्रोफेजेस वगैरह हैं वो वहां जाना चाहेंगे, वो देख रहा है कि एक अनवांटेड मटेरियल बैठा हुआ है, तो वहां पहुंचने के लिए वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल्स फैलेंगे तो मटेरियल्स वहां पे जाकर उसको हटाने की कोशिश करेगा, एंड दिस कॉजेज द स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। इसलिए जॉइंट्स में सूजन बढ़ जाती है। और जैसे ही यूरिक एसिड कम होगा, आप उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, उन चीजों को कम खाएंगे जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म द्वारा बाहर निकाला ही जा रहा है। फर्दर नहीं आएगा तो फर्दर हमारे भी इम्यून सेल्स को वहां जाने की जरूरत नहीं है जो देखभाल कर रहा है, तो वैसोडाइलेशन नहीं होगा, मतलब ब्लड वेसल फैलेगा कम। नेचुरली हमारा जो लिम्फ है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो कम जाएगा, तो जॉइंट का सूजन कम हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारे लिए टॉक्सिक उस सेंस में नहीं है, बट इट कॉजेज ए काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दैट इज व्हाई इट शुड आल्सो बी रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ आवर बॉडी, राइट नाउ। तो ये कॉन्सेप्ट था नाइट्रोजनस वेस्ट का। अब आपको बताएं ये बनते क्यों, तो आपको बता दें, अमोनिया ये बनता है ब्रेक डाउन, ये होता है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स हैं। यूरिया ये कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड by the liver to eliminate NH3 in a least या less toxic form। अमोनिया को कम जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हर वक्त हम अमोनिया बाहर नहीं निकाल सकते, तो वाटर चाहिए होता है काफी, और हम जमीन पर जहां पर हैं हर वक्त हम लोग को पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे पास वाटर सेव करना एक चैलेंज है। तो हम दो तरह, मतलब एक बैलेंस बनाते हैं कि जिससे वाटर का भी कम एलिमिनेशन हो और टॉक्सिक मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकल जाए। इसीलिए हम लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं और यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, और यूरिया में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मर्ज करके यूरिया बनाता है, और ये तब यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो दो का पता चल गया। अब यूरिक एसिड, देखिएगा डॉक्टर के पास जाइएगा
तो ज्यादातर वो ये बोल देते हैं, और वो लॉजिकल भी है, वो कहेंगे प्रोटीन कम खाइए, यूरिक एसिड घट जाएगा। पर एक्चुअली क्या है, हमारे पास प्रोटीन का जो सोर्स है, अब बताइए प्रोटीन का सोर्स वेजिटेरियन डाइट में आप क्या बोल सकते हैं? दाल बोलिएगा, और राजमा बोलिएगा, और सोयाबीन बोलिएगा, और बोलिए चना। वेरी गुड, बहुत हो गया। वेजिटेरियन में बोल रहे हैं, ठीक है, पर एनिमल बेस्ड करने का मेरा यहाँ पे उद्देश्य नहीं था, प्लांट बेस्ड करने का उद्देश्य। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स में आप दाल का नाम लिए, चना का नाम लिए, काबली चना नाम ले रहे हैं, राजमा ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों का नाम ले सकते हैं। दूध एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट ही बोले, प्लांट बेस्ड। आपको क्या लग रहा है, ये सब आप प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, यहां तक पढ़े ना, इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप इनमें से किस कैटेगरी में रखेंगे इन सब चीजों का जिसका आप नाम लिए? सीड में, और सबको सीड में ही रखेंगे, वेरी गुड। तो देखिए वो कह रहा है, वो जो प्रोटीन का सोर्स जिसको आप समझ रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, उसमें उनके सेल्स हैं, इंटैक्ट सेल्स, वो सीड है। सीड इज द फ्यूचर प्लांट। तो प्लांट का डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह उसमें होगा, होगा ना। सो यू आर गेटिंग द not only proteins but the amino acids, not only the proteins but the DNA and RNA, that is the nucleic acids. और इसलिए जब आप न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते हैं ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाने के लिए, तो वो साइड में आपके बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो यू आर रेजिंग यूरिक एसिड इन योर बॉडी, बिकॉज आफ्टर देयर मेटाबॉलिज्म, आफ्टर देयर ब्रेकडाउन, दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड। तो डॉक्टर एक्चुअली बोलना ये चाहते हैं कि इन चीजों को मत खाइए अभी फिलहाल के लिए, या घटा दीजिए, बहुत घटा दीजिए। तो जो वेजिटेरियन है, जो सोचते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट एकदम पाप है, उनके लिए तो समस्या हो जाती है। एक एज के बाद लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, दूध वाली चाय भी उन्हें एसिडिटी कॉज करती है, और वो सही भी नहीं है। तो नेचुरली क्या होगा, उनके पास प्रोटीन का कोई स्रोत रह नहीं जाता है। In that case, the relief may come from the animal-based products, and that is only the egg. Only the egg. Milk में क्या होगा? Milk is not a pure protein. It has calcium and all. तो एक स्टेज के बाद ज्यादा कैल्शियम खाना भी हमारे लिए हानिकारक है। कल जो पढ़ाए थे एथेरोस्क्लेरोसिस, कैल्सिनेशन होने लगता है एक्सेसिव यूज ना होने के कारण, तो वो समस्या आ सकती है। इसलिए ओल्ड एज होते होते बोलता है डेयरी प्रोडक्ट्स घटाइए, दिस इज द रीजन। इसलिए मिल्क इज नॉट ए गुड सोर्स फॉर प्रोटीन एट दैट स्टेज। तो विच इज वन? इट इज द एग। अब एग का कौन सा हिस्सा? ओनली द व्हाइट, एग व्हाइट। वो बाहर वाला नहीं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो नहीं खाया जाता। हाँ, अंदर में जो व्हाइट है, एग व्हाइट, दैट वन, वो है एग एल्ब्यूमिन। ये वही एल्ब्यूमिन है, थोड़ा सा डिफरेंट है एमिनो एसिड मतलब कंपोजिशन वाइज, बट इट इज द सेम एल्ब्यूमिन दैट द एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ये वही एल्ब्यूमिन है, बट इसका नाम एग एल्ब्यूमिन पड़ा। ओभा एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, ओभा एल्ब्यूमिन, ओभा एल्ब्यूमिन, बिकॉज इट इज एग ओरिजिन, इसलिए ओभा एल्ब्यूमिन या एग एल्ब्यूमिन इसको कहते हैं। और हमारा वाला सीरम एल्ब्यूमिन, हमारे ब्लड के प्रोटीन में जब हम उसमें से मतलब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को हटा देते हैं, जो बच जाता है, वो है सीरम। उसमें से एल्ब्यूमिन को आइसोलेट करेंगे तो वो कहलाएगा सीरम एल्ब्यूमिन। तो दिस इज द डिफरेंस। एनीवे, सो एक नॉलेजेबल बात आपको बताए, आपको जानकारी रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने का शिकायत हो रहा है, तो प्रोटीन के सोर्स के लिए, सेफ प्रोटीन के लिए उन्हें स्विच करना चाहिए एग व्हाइट की ओर, एंड दैट इज वेरी सेफ। पेन होगा जॉइंट्स पे, अभी तो समझा है, गठिया होगा, गाउट होगा,
और अगर प्रोटीन हम ज्यादा खाते हैं तो प्रोटीन के साथ खास बात क्या है, इट इज नेवर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, आया निकल गया। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इट विल बी यूज्ड इन योर मसल्स, अदरवाइज इट विल बी एलिमिनेटेड विथ योर यूरिन, इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर। इसलिए अगर आपको दुबला होना है तो प्रोटीन रिच डाइट पे चले जाइए, आपको एनर्जी भी काफी मिलेगा, वर्कआउट भी कीजिए, मसल्स भरेंगे, बॉडी में फैट्स नहीं भरेगा। प्रोटीन खाओ, हाँ, वजन कम करना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। हाँ, तो ज्यादातर लोगों का तो वजन फैट से ही बढ़ता। गॉट द आइडिया? एनीवे, सो हम लोग यहाँ जो मेजर वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। लेकिन इसके अलावा और भी इस कैटेगरी में आते हैं जो, देख लीजिए भाई साहब, ऑस्मोटिक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे। और भी कई हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आप, हाँ, अच्छा आप नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग देखे कि कौन कौन से मेजर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना ही निकालना है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। 10th लेवल पे हम लोग यही बोलते हैं, व्हाट आर एक्सिटरी प्रोडक्ट्स, दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी, राइट। लेकिन इसके अलावा भी है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो ऐसे ही होंगे जो हमारे अंदर, एक मिनट, वो ऐसे होंगे जो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑस्मोटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस करें। क्लोन, जाओ जी तुम। इसका तो अभी जरूरत है। ओके, तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना है। तो इनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, ये भी वैसे पदार्थ होने चाहिए जो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक डिसबैलेंस क्रिएट करते होंगे, यानी ये भी वाटर सॉल्युबल होंगे, और अगर बढ़ गए तो पानी का बैलेंस गड़बड़ा देंगे सेल के अंदर, ब्लड के अंदर। तो ये कौन से हो सकते हैं, अदर excretory products can be salts, that is inorganic ions, और इनमें आ सकते हैं सोडियम आयन, प्रोटॉन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, एटसेट्रा, सल्फेट, फॉस्फेट, PO4 3- एटसेट्रा, ये सब आते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल हैं, और इसलिए ये अगर बॉडी में ज्यादा बढ़ गए, जितना होना चाहिए उनसे ज्यादा अगर हो गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, ऑस्मोटिक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो साथ ही साथ एक और आयन को हम लोग जोड़ दें, और ये आयन हो सकता है HCO3- हो सकता है, बाइकार्बोनेट आयन भी हो सकता है। अब एक बात बताइए, क्या बाइकार्बोनेट आयन वाटर सॉल्युबल है? जी, 100% वाटर सॉल्युबल है ना। और ये तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते समय देखे हैं, कैसे बुद्धिमानी से इसको वाटर सॉल्युबल बनाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, याद आ रहा है? पढ़ाएं जो, वो जो क्लोराइड शिफ्ट, ये सब बताएं सर्कुलेटरी सिस्टम में, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप थे ना। हाँ, तो उसमें हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज को क्यों हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि ये वो एंजाइम है जिसने
कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इनसॉल्युबल वाटर में वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल को 100% वाटर सॉल्युबल मटेरियल बाइकार्बोनेट पे कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ज्यादा बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। और आप तो ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन से हमारा रेस्पिरेटर, कल ही बात कही थे, रेस्पिरेटर, उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर और केमिकल सेंसिटिव सेंटर अराउंड द रिदम सेंटर, बहुत सेंसिटिव है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताए थे। अरे कैसे भूल जा रहे हैं? मेडुला याद आ रहा है ना? तो इनको बर्दाश्त करेगा, ये बढ़ेगा तो फिर पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन चाहे जितना भी रहे, एफिनिटी घटा के उसको दाएं तरफ शिफ्ट कर देता है, याद नहीं है? यानी ये भी एलिमिनेट होना चाहिए अगर ये बढ़ जाएगा तो ये कब बढ़ेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, है ना, तब बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेगा। और बाइकार्बोनेट आयन 100% वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये भी अगर बढ़ गया तो बॉडी में डिस्टर्बेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, इसलिए इट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। आई बात समझ में? इसलिए इन्हें भी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो, राइट? तो हमारे एक्सिटरी प्रोडक्ट्स में, अदर एक्सिटरी प्रोडक्ट्स में ये सब शामिल होंगे, तो ये सॉल्ट्स हो जाएंगे। और क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब आइए, इसके अलावा और ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है? क्या कोई ऐसा और है? तो ऐसे तो कोई और नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मटेरियल्स जरूर होते हैं जिन्हें ना हम वाटर सॉल्युबल बना के बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं फेंक सकते। और इनमें आते हैं कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स, है ना। ड्रग्स यानी कोई केमिकल मेडिसिन के फॉर्म में हम लिए, कुछ केमिकल जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर कर गए, फूड चेन में एंटर कर गया है वो, इन सबों को बाहर निकालने के लिए फिर हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं, और वो रास्ता है हम उसको ले आते हैं बाइल में। बाइल क्या है? लिवर प्रोड्यूस करता है उसको, बाइल को, ठीक है। और एक्चुअली बाइल इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। और यहां पे आपको उस बात को समझाएंगे कि बाइल बना कैसे। देखिए, स्प्लीन है और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते समय आपको बताएं क्या स्प्लीन का दूसरा नाम? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। तो आरबीसी यहां जब मरेगा, इस आरबीसी का सेलुलर पार्ट और हीमोग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है, टूटेगा, डिस्ट्रॉय होगा। सेलुलर पार्ट रिसाइकल हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेस्ट है। बॉडी बहुत अच्छे से जानता है इसमें वो केमिकल्स हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी दूसरे सेल को तैयार करने में चाहिए होगा, ले जाता है। अब रहा हीमोग्लोबिन, इसमें दो तरह का पोर्शन है। एक है हीम सेंटर, जहां पे वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैठने उठने का जगह है, और एक उसमें हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये निकलती है, इसमें जो आयरन सेंटर है उस आयरन को कुछ हद तक मैक्सिमाइज करके रिसाइकिल कर लेता है। अधिकतर, बहुत कम ही आयरन है जिसको वो नहीं रिसाइकिल कर पाता है, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है हीमोग्लोबिन को। कहां किया जाता है? जाके लिवर में। स्प्लीन से ये आएगा हीमोग्लोबिन लिवर में, और यहां इसका ब्रेकडाउन होगा, लिवर करेगा ब्रेकडाउन, और इसके ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होगा बिलिरुबिन।
और ये है बाइल पिगमेंट। बाइल में कलर प्रोड्यूस करने वाला पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, उन्हें बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। तो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट मिलकर बनता है बाइल। अब इस बिलिरुबिन का काम क्या है? ये अब हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, बॉडी इसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए इसको हमारे लीवर से, है ना, बाइल के रास्ते लेके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। और जब हम भोजन करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करना रहता है, ये तो 10th में पढ़े भी होंगे। भोजन जब करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो एमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, सो दिस पिगमेंट, दिस मॉलिक्यूल्स आर हेल्पिंग इन दैट। तो फैट को, बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ने में, मतलब ड्रॉपलेट्स में तोड़ने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी से इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गए, फूड पाइप में आ गए, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। और हमारे फिकल मैटर में, यानी एक्सिटरी मैटर में, एक्सिटरी नहीं, जो फिकल या अनडाइजेस्टेड फूड मैटर है, उसमें जो येलो कलर आता है, दैट येलो कलर इज गिवन बाय दिस, कहां गया, बिलिरुबिन। इट इज दैट वन विच इज गिविंग द ह्यूमन एक्सिटा येलो कलर। ये बाइल में आया, बाइल डिस्चार्ज होगा कहां, हमारे फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद फूड मटेरियल जो है, वो जो अनडाइजेस्टेड है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करना है, वो आएगा कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करके इसको ड्राई किया जाएगा, कंपैरेटिवली सुखाया जाएगा, ताकि मैक्सिमम वाटर खींच ले, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना। उस वाटर को बैक कर लेंगे, करने के बाद जो थोड़ा थोड़ा करके हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर भरेगा, जब हमारा रेक्टम, जो वो टेम्पररी पाउच है जिसमें जमा होता है, वो फुल हो जाएगा, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब इसे खाली करना है। देन वी फील अर्ज फॉर डिफिकेशन, है ना। और उसमें हमारे डिफिकेटेड मैटर में जो येलो कलर रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बाइल। अब इसका इंप्लीकेशन देखिए, अगर किसी कारण से किसी को हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस यानी लिवर का प्रॉब्लम, लिवर में इंफेक्शन, लिवर में स्वेलिंग, तो क्या होगा, बाइल फॉर्मेशन हैम्पर हो जाता है, बाइल ठीक से बनता नहीं। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं, बाइल एलिमिनेशन ठीक से नहीं होगा, तो क्या होगा, ये बिलिरुबिन वापस रिटर्न ब्लड में आ जाएगा, निकल नहीं पाएगा बॉडी से बाहर। और बॉडी में जैसे जैसे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, वो हमारे उन एरियाज में जाके डिपॉजिट होने लगेंगे। ऐसे तो बॉडी के सभी एरियाज में जाके डिपॉजिट होंगे, पर दिखने लगेंगे वो जो फेयर होता है कंपैरेटिवली। अब फेयर एरिया कौन है, नेल बेसिस, स्किन, है ना, ये फेयर एरिया है। उसके बाद ये आई, आई का कंजंक्टिवा, तो ये नेल बेसिस येलो दिखने लगेंगे, ऐसे लगेगा हल्दी लगा हुआ है। अब लाख धोइए पर ये साफ नहीं होगा, बिकॉज बिलिरुबिन इज डिपोजिटेड फ्रॉम द इनर साइड, बाहर से नहीं, अंदर से जुड़ा हुआ है, वहां बैठा हुआ है। फिर यूरिन के रास्ते थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करता है, इसलिए उनका पेल येलो यूरिन पास होता है। तो दीज आर द सिम्टम्स कॉल्ड जॉन्डिस। ये जो सिम्टम है, इसको जॉन्डिस कहते हैं। और जॉन्डिस का मतलब है कि बिलिरुबिन नॉर्मल पाथ से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब्सिडियरी रूट लेना पड़ रहा है। बात समझ गए? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंटायर मैकेनिज्म। सो बिलिरुबिन, इट्स के एलिमिनेशन के लिए हम लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं, नॉट बाय द किडनी, जो हमारा प्राइमरी एक्सिटरी ऑर्गन है, बट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो लीवर इज द वन दैट ऑल्सो डज सम एक्सक्रीशन। इसके अलावा एक और चीज है, हम लोग को जब पसीना आता है, स्वेटिंग होता है, उस समय में हमारे स्वेट में सॉल्ट रहता है। आप देखें सॉल्ट क्या कर सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ करता है, इसलिए पसीने के माध्यम से भी सॉल्ट हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसलिए देखिएगा, कहा जाता है कि हम लोग को कम से कम दिन भर में कुछ ऐसा स्ट्रेनस वर्क करना चाहिए जिससे हमारा पसीना बाहर आए।
पसीना बाहर आने से ये नहीं होता है कि हमारा पानी बॉडी से बाहर आ रहा है, बल्कि हम इससे अपने किडनी पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करते हैं। वो सॉल्ट एलिमिनेशन के लिए दिन भर जो मेहनत किए जा रहा है उतना मेहनत नहीं कर पाता है, करना पड़ता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे लंबा चौड़ा ऑर्गन इज द स्किन, और स्किन के माध्यम से अगर हम सॉल्ट को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे किडनी को रिलैक्स फील होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू दिस मेजर एक्सक्रीशन बाय दिस मेथड्स। अब हम लोग को फोकस जहां करना है वो हो जाएगा किडनी, और ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इससे हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। समझ में आया?